अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर लास्ट टाइम आपने बात की, लोगों ने कहा आपने बहुत गुस्से में बात की और वैसे उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत गुस्से में बात की। लेकिन आज सर थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया तो सर थोड़ा खाने पीने की बात कर लेते हैं। तो सर एक जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और अब ट्रम्प साहब जो है उनका, यानी जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका कहना है कि डिनर डिप्लोमेसी पे दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको टेबल पे लाया जाएगा। हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए तो टीवी पे ये बातचीत भी शुरू हो गई है कि बात क्या की जाएगी। आपको क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा इससे? और वैसे होना तो चाहिए, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ेगी? आरजू जी, आपने पहली बार मुझे करेक्ट किया है कि मैं गुस्से में था, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आप भी जानती है अच्छी तरह से। आदमी गुस्से में कब आता है? जब उसको कहीं चोट लगती है, जब कहीं कोई चीज ऐसी चुभती है, तो आदमी या तो रोता है या फिर गुस्सा करता है। जो कि अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा गुस्से में होते हैं तो आप सच भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं और आप लड़ रहे हैं बाई चांस, और अगर उस गुस्से में मैं जब आपको गाली देता हूं ना, इसका मतलब है वो सच्चाई अंदर से निकल कर आ रही है कि जी आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हुआ है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। हम उस गुस्से में अपनी उस सच्चाई को अपनी आंखों से भी देखना चाह रहे हैं, और शायद हो सकता है आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि यार ये सब ये गलत बात है, यार ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। बट अपने आप में मैं आपसे, अगर आपको या आपके किसी भी दर्शक को ये लगा कि मेरा गुस्सा गलत था, तो मेरा गुस्सा उनके लिए या आपके लिए डायरेक्टेड नहीं था। वो गुस्सा मेरा अपना इस सिचुएशन के लिए था। जहां तक बात आ रही है डिप्लोमेसी की, द डिनर डिप्लोमेसी, देखिए ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। आज करें, कल करें, परसों करें, कब करें मुझे नहीं पता। और उसकी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर किसी वजह से ये डिनर डिप्लोमेसी एक एक दिशा में चल पड़े, आपको और हमें लेकर, तो सबसे बड़ी बात है इसमें बुरा क्या है? मैं इसमें क्यों ढूंढूं कोई खोट या कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की बात? इसमें कहीं कोई दो राहें नहीं है कि हम फ्रैंकली आपस में ये बोल सकते हैं इस समय हम आपसे डिसअपॉइंटेड हैं और आप अपना अलग तरीके से डिसअपॉइंटेड हैं। अब जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो होता यह है कि ना आप मेरे से बात करेंगी ना मैं आपसे बात करूंगा। सो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि चलिए जी, हमारे बीच में अगर कोई बैठ जाए तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर ने दोहरा भी दिया कि बात हम करेंगे, हम करने को तैयार हैं, लेकिन बात हम करेंगे टेररिज्म के ऊपर, बात हम करेंगे पीओके के ऊपर। मैं आपको प्रपोज करता हूं एक सेकंड के लिए कि आरजू काजमी जी मेरे साथ टेररिज्म पर बात क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हैं, ऐसा मेरा सोच है। मैं मतलब आपको क्या चीज रोकती है एज अ कंट्री कि आप मेरे से टेररिज्म पर बात नहीं कर सकती? मैं भी उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, आप भी कोई कंडीशन मत लगाइए। भाई बैठ के एक बार ये तो कहा ही जा सकता है ना, आमना सामना करके, कि आरजू जी देखो ये ठीक नहीं कर रही हैं आप हमारे यहाँ टेररिज्म कर रही हैं। आप भी बोल सकते हो सर हम टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, आपको गलतफहमी है, ये है वो है वो है। अब इसमें प्री कंडीशंस कैसे हो सकती हैं कि जी हम टेररिज्म पर बात नहीं करेंगे, हम तो पूरे के पूरे जेएनके पर बात करेंगे? वो यार जहां बात हो सकती है, जिसमें आपका, मे बी यूएस का, मे बी दुनिया का, मे बी इंडिया का, अगर कोई एक कॉमन इंटरेस्ट आ सकता है तो वो है सिर्फ टेररिज्म की लड़ाई। सो मुझे लगता है चाहे सेलेक्टिवली या अनसेलेक्टिवली इस डिनर डिप्लोमेसी को अगर कोई सक्सेसफुल कर भी देगा, तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि वो आपसे इन दो बातों के अलावा शायद कोई बात ना कर पाए। बट अपने आप में इस तरह की कोई भी चीज होना मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। सर इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, डिफरेंट गल्फ कंट्रीज में घूम रहे हैं वो। और साथ ही साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर भी एक गहरी नजर उन्होंने रखी हुई है। आपके ख्याल से इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का रोल है
गल्फ को लेके और हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके वो कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वाकई में वो चाहते हैं कि हर जगह पर जो है वो अमन रहे और चीजें जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़े, या वो सिर्फ एक अपनी सुपर पावर होने का जता रहे हैं? सुपर पावर होने की वजह से वो इंटेलिजेंट है, वो कंट्री इंटेलिजेंट है। उसे मालूम है कि अगर किसी वजह से वो यूक्रेन रशिया का वॉर रोक देते हैं तो यूएस को क्रेडिट जाएगा। अगर वो हमास और इसराइल के बीच में किसी भी तरह का मीडिएशन कर पाकर उसको सक्सेसफुल कर पाते हैं तो ये इसका क्रेडिट डेफिनेटली यूएस को जाएगा। और यूएस अपने आप में ह्यूमैनिटी का, पीस का चैंपियन बनेगा। मे भी, हालांकि लोग कहते हैं वो है या नहीं, कि उसका डेफिनेट क्रेडिट अगर उस यूएस को जाता है तो उसके प्रेसिडेंट को जाएगा ही जाएगा। कि यस, व्हाई शुड ही नॉट डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज। मैं तो ये कहता हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो गल्फ जाते हैं। गल्फ क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है गल्फ जाने से दो एंगल इकट्ठे मीट हो सकते हैं। एक है सो कॉल्ड इसराइल वाला एंगल, और एक ये जो अब नया एंगल आ गया है विद इंडिया। उन्हें ये बात बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि गल्फ कंट्री में थोड़ा बहुत इंडिया के प्रति एक चेंज आया हुआ है कि जहां गल्फ कंट्री सिर्फ इस्लामिक होने की वजह से पाकिस्तान का साथ नहीं देंगी, वो भारत के साथ भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। आ गई बात पाकिस्तान की, तो उन्हें ये जरूर पता है कि गल्फ कंट्री के इशारा करने पर भी शायद पाकिस्तान इमीडिएटली एग्री कर जाएगा जो भी बात होगी। सो ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, बहुत तेज आदमी है वो। उसका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा एक बहुत ही तेज तर्रार दिमाग वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर तरीके की स्टंट्स अपनाएगा और अपने आप को सक्सेसफुल होना दिखाएगा। बट एट द सेम टाइम, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें बुरा क्या है? अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई एक अच्छी बात बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही है, अच्छाई ही अच्छाई है। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी खास एक कंट्री की साइड पे नजर नहीं आ रहे। जिधर वो पाकिस्तान को अगर कोई टफ टाइम देने की भी बात कई बार कर जाते हैं, तो वहीं वो भारत को भी हल्के में नहीं ले रहे। अभी उन्होंने रिसेंटली जो उनका स्टेटमेंट एक सुबह से चल रहा था वो ये कि उन्होंने कहा कि जो एप्पल, जो आईफोन वगैरह बनाते हैं, एप्पल कंपनी जो है उसको वो दोबारा चाइना को देने में इंटरेस्टेड है। उनका कहना है कि वहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चर ना किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये पल पल बदलते हुए रंग जो है उनके, मतलब किसी वक्त हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा पीएम मोदी के साथ हैं या भारत की गवर्नमेंट के फेवर में, और किसी वक्त वो एकदम ही हमें दूसरी साइड क्यों दिखाई देते हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ वो टफ है या नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार पॉइंट ब्लैंक क्लियरली बोल रही है कि भाई, और ये तो आपके इनफैक्ट वो डिफेंस मिनिस्टर तक ने भी कहा कि आप लोगों ने हमें यूज किया, आपके यूज करते दौरान हमने टेररिज्म किया, और उसका फल ये मिला कि सडनली एक ट्रम्प साहब आते हैं और वो कहते हैं नहीं जी, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, एकदम हाथ पल्ला झाड़ दिया। तो दूसरा, यही वो ट्रंप है जिन्होंने शुरू में ये भी बोला, अगर आपको याद होगा अपने फर्स्ट टर्म के दौरान, कि यूएस का पैसा पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम इसे रोक रहे हैं वगैरह। हो सकता है समझने में किसी के कुछ भी आए, बट उसका बेसिक लाइन यही थी कि वो पॉइंट ब्लैंक ब्लेम कर रहे थे उस समय और अभी भी, कि पाकिस्तान। अब आगे बात इंडिया की। यूएस को बड़े क्लैरिटी से पता है कि दुनिया में अपकमिंग दो जो मार्केट हैं, इकोनॉमिक जाइंट जो हैं, वो चाइना और इंडिया जरूर है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन आएगा। इस कंपटीशन का कौन फायदा उठाएगा? वो है सिर्फ यूएस, क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पैसा उसका चाइना को देना है यूएस में, जो इतने सालों से पेंडिंग चला आ रहा है। बट साथ ही साथ उसे ये भी पता है कि यूएस और चाइना अपने आप को एक एडवर्सरी डिक्लेयर करते हैं कि सुपर पावर दोनों में से कौन है। हालांकि यूएस ने उसका एक्सक्यूज ले लिया ताइवान के तौर पर कि हम नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने। बट बेसिकली अगर कुछ दिनों में वो माहौल ये भी देख रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम चाइना के साथ मिल जाएं, वो ये भी बातें वो कर रहे हैं। वहीं से स्टार्ट होती है एक बड़ी बात, जहां पर एक जो बड़ी बात आती है
वो है भारत को कैसे प्रेशर में रखना है, क्योंकि कुछ समय से उन्हें भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है, भारत अपनी लकीर एक कुछ बड़ी करने के चक्कर में है। और वो लकीर, वो उसका जो बेसिक इंडिया के पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक अच्छा इंडिकेटर दे रही है। स्लो है, फास्ट है, अगर मैं बोलूंगा तो शायद आपके यहाँ लोग बुरा मान जाएं कि भाई अपनी ही कंट्री को आप बता रहे हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक इंडिकेटर डेफिनेटली अवेलेबल। सो यूएस इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में वो दिखा रहा है कि देखिए जी, अगर आप, वो तो उसने कह पे तो दिया कि हम दोनों के साथ ट्रेड करने को तैयार हैं, वी विल डू ट्रेड विद देम। तो ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड मीन्स आप हमें प्रलोभन दे रहे हैं, आप हमें ल्योर कर रहे हैं, आप हमें जिसको बोलते हैं वो अट्रैक्शन दे रहे हैं कि शायद हम उनकी बातें मानना शुरू कर दें। सो यूएस का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि आप कंट्रीज को एक तरीके से ब्लैकमेल करें और एनकैश करें कि वो आपकी बात बाय हुक या बाय क्रुक मानने पर जिसको बोलते हैं ना मजबूर हो जाए। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। सर ये बात भी की जा रही है कि दोनों कंट्रीज ने जो सीज फायर किया है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस का भी सोचा है, इन्हें कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आया है कि हमारे जो फंड्स है, हमारा जो पैसा है वो भी जाया हो रहा है या खर्च हो रहा है, जो भी कह लें। और साथ ही साथ इस चीज को रोका गया कि भाई इस वक्त अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि इस किस्म की लड़ाई चले, उसके बजाय बिजनेस की तरफ सोचा जाए और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के साथ बात करके और डायलॉग के जरिए इस इशू को खत्म किया जाए। तो लोग बहुत से कह लीजिए कि टॉन्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा तो बिजनेस का सोच के हट गए, ये बात भी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर करा या नहीं किया वो एक अलग बात है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई और रियलाइज करे नहीं करे, बट इंडिया डेफिनेटली रियलाइज करता है, बोलता है, एडवोकेट करता है, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये जो एक लाइन है, ये शायद भारत ने दुनिया को दी थी जब प्राइम मिनिस्टर ने रशिया में जाकर ये बात बोली कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। और कई जगह पर इसको रिपीट किया गया, इवन ट्रंप ने रिपीट किया, बाइडन ने भी रिपीट किया, पता नहीं किस किस ने रिपीट किया कि इट हैज बीन सेड वेल। इंडिया डेफिनेटली रियलाइज करता है कि यस, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। और उसका जो जीता जागता उदाहरण है कि आप वॉर वेजिंग मशीनरी के ऊपर अपना पैसा खर्च कर कर उसको उड़ाएं, क्योंकि जब वॉर होगी तो वो पैसा उड़ेगा, या चाइना की तरह 1988 से लेकर अब तक चुपचाप बैठ के अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाएं, और इतना ऊपर उठाएं कि बाकी सब आपके सामने झुक जाए। ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। जिसको बोलते हैं ना दूसरे को गिरता देखकर जो सीख लेता है वो समझदार होता है, खुद गिरकर जो सीखता है वो बेवकूफ होता है। सो वी ऑल्सो डोंट वांट टू बी बेवकूफ। तो यस, अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी बन पाए, और बननी चाहिए, कि किसी तरह की वॉर किए बिना हम अपने इकोनॉमिक जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह की वॉर आपकी इकोनॉमी को पीछे ले जाएगी, चाहे वो रशियन इकोनॉमी हो, चाहे वो यूएस इकोनॉमी हो वियतनाम से कंसर्न, चाहे वो जिस तरीके से यूएस इतने सारे बेसिस पूरी दुनिया में चला रहा है डिप्लॉयमेंट के, पैसा खर्च होता है। अब जाकर इन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं जी, हमें भी सबको पैसे नहीं देने चाहिए, यूनाइटेड नेशन में नहीं देने चाहिए, यूनिसेफ में नहीं देने चाहिए, डब्ल्यूएचओ में नहीं देने चाहिए। आजकल वो सब जगह यही बात कर रहे हैं, इवन वो बोल रहे हैं नेटो में मुझे पैसे नहीं देने चाहिए। अच्छा है बुरा है, लेकिन ये बात सही है कि अपने कंट्री के लिए ये बात कहना हर आदमी का हक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि सीज फायर इस वजह से शायद नहीं हुआ है कि हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऊपर रखने हैं। सीज फायर इसलिए जरूर हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग जरूर आई है कि जिस जगह पर हम पहुंचते हुए दिख रहे थे, मेरा भी देखने का नजरिया इस तरफ था, पाकिस्तान का भी नजरिया देखने का इस तरफ था, और दिख रहा था कि एक क्लैश, एक बड़ा क्लैश इमिनेंट है, हो सकता है, और वो क्लैश डेंजरस हो सकता है। हम इसे बोले ना बोले, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल हर जगह बोला कि वो न्यूक्लियर हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि एक डायलॉग अगर हो सकता है तो वो सिर्फ जब हो पाएगा जब दोनों के दोनों कंट्रीज क्लैरिटी के साथ
अपने सारे इश्यूज पहले छोड़ दें, कंडीशंस ना लगाएं, तो डायलॉग होगा। लेकिन नोइंग फुली वेल जिस तरह का माहौल आपके और मेरे यहाँ है, डायलॉग्स में आप भी कंडीशंस डालोगे, मैं भी कंडीशंस डालूंगा, और इसलिए समझा जाता है कि आपके डायलॉग करने से पहले ही वो डायलॉग हाईजैक हो जाता है। क्योंकि आज मैंने आपको बताया, हमें प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री बहुत सीवियर प्रेशर में आएगी कि भाई साहब डिक्लेयर किया था 2 चीजों पर बात होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली ये बोलेगा कि ये 2 चीजें नहीं भाई, ये तो हमारे हिसाब से JNK पर बात होगी। सो ऑब्वियस बात है कि आप डायलॉग होने से पहले ही उसे मार देंगे और वो डायलॉग नहीं होगा। ये मेरी अपनी आकलन है कि दोनों कंट्रीज के बीच में डायलॉग कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। बहुत बड़ा दिल चाहिए दोनों के तरफ से कि चलो जी ठीक है, बट अगर हम किसी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं तो मेरी भी इकॉनमी ठीक रहे, आपकी भी इकॉनमी ठीक रहे। बिजनेस होना ना होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल उस बिजनेस को कंसिस्टेंटली चलाते रहना, सीमलेसली, कहीं कोई रुकावटें ना आए, वो ज्यादा बड़ी बात है। और इस वजह से मेरा अगेन आकलन है कि चाइना ये नहीं होने देगा, क्योंकि चाइना जो जिसको बोलते हैं ना बिल्ली, वो 2 कंट्रीज को बंदर की तरह लड़ाती रहेगी और फायदा ये होगा कि रोटी वही लेकर जाएगी। सो उस वजह से मैं देखता हूं कि ये इस तरह की पॉसिबिलिटी बनने के बीच में बहुत रोड़े हैं, बहुत स्पीड ब्रेकर। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में अटैक्स हुए, क्लैशेस हुए, लड़े एक दूसरे से, आपके ख्याल से कुछ सीखा किसी ने? दोनों में से किसी ने क्या सीखा? या क्या सीखना चाहिए था, या क्या सीखना चाहिए था? ठीक बात है। दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई है उसमें ऐसा दिख रहा है, आप ये मत देखिएगा कि मैं कह रहा हूं इसलिए, क्योंकि जब इंडियंस कहेगा तो आपको यही लगेगा कि वो इंडिया साइड ले रहा है या नहीं ले रहा है, जो भी है। ये एक बड़ी इफेक्टिव चीज आ गई है कि दोनों कंट्रीज ने ये तो सीख लिया कि सबसे आसान तरीका है बैटल लड़ने का कि ड्रोन्स डालो, मिसाइल्स डालो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर सीख लिया एक गलत चीज, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, गलत चीजें जल्दी सीखते हैं। हर इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गलत चीजें जल्दी सीखता है। तो बोले एक तो ये है कि हाँ भाई ये चॉइस है हमारे पास। दूसरी चॉइस आज के बाद इंडिया के पास भी ये एक सीख आ गई कि जब कभी कोई टेररिस्ट स्ट्राइक हो, चलो जी लेके स्ट्रेट अवे कहीं ना कहीं किसी भी जगह, तो वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। उससे ज्यादा बड़ी सीख ये आई कि किसी भी तरह का आई एम सॉरी, हाँ आई एम वेरी सॉरी, हाँ, तो किसी भी तरह का अगर कोई टेररिस्ट रिलेटेड अटैक हो तो आज के बाद हम पाकिस्तान को बताएंगे नहीं, हम सीधे जाकर उस सो कॉल्ड ट्रेनिंग सेंटर को या किसी को भी हम स्ट्रेट अवे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया कि ऑप सिंदूर जो है वो चलता रहेगा और हम हर एक एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। ये भी एक सीख आ गई है। ज्यादा बड़ी एक ये भी सीख आई है कि किसी भी तरह का क्लैश हमारे बीच में अगर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर वर्ड आना अपने आप में स्वाभाविक है पाकिस्तान की तरफ से। और क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम न्यूक्लियर रिलेटेड ब्लैकमेल नहीं होंगे, इसका मतलब जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है अब उसे हल्के में लिया जा रहा है। ये दुनिया के लिए है कि भाई साहब कुछ भी हुआ, ये लोग न्यूक्लियर कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर को अटैक कर सकते हैं या उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर लेकर हमारे यहाँ मार सकता है। ये भी एक बड़ा गलत सीख जो है आ गई। तो जो डेटर, मुझे लगता है कि शायद वो कम हो। सो ये एक मेरा आकलन है कि ये हमने सीखा या ये हमने नहीं सीखा। तो सर आपका मतलब है कि अब से जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो आइंदा से हेलमेट पहन के सोया करें कि कब आप लोगों की क्या हो और आपको लगे पाकिस्तान ने किया और आप लोग आधी रात को सर 3 बजे 2:30 बजे आप लोग जो है वो अपने ड्रोन फेंक रहे थे और वही फिर ना शुरू हो जाए। मतलब अब लोग एक खौफ में जिएंगे क्या? मैं ज्यादा अच्छा सजेशन ये करूंगा कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में और इजराइल वगैरह में सब जगह है
कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो हमारे यहाँ पर भी बंकर्स बनाना जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि हमें भी ये मालूम है कि पाकिस्तान के पास अगर जो अल्टीमेट थ्रेट है वो सिर्फ न्यूक्लियर की है। वो करेगा नहीं करेगा वो सब अलग की बात है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन अगर आप हेलमेट पहन रही हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया इस बात पर शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हम टेररिस्ट कैंप्स पर, हेडक्वार्टर्स पर अटैक करेंगे। ये हमारी फितरत रही है, ये हमने आपको इस बार भी दिखाया है कि कहीं कोई नॉन टेररिस्ट एरिया या सिविल एरियाज को टारगेट नहीं किया गया है। यस, हो सकता है कहीं कोलेटरल डैमेज में कुछ सिविलियन लोग मारे गए हों, बट अपने आप में अटैक्स जो हैं वो 99.9% टेरर कैंप ओरिएंटेड रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ है वो आपकी एयरफील्ड ऑब्लिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन रिलेटेड। लेकिन सर मैं तो यही दुआ करूंगी, मैं तो यही चाहूंगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर डिनर डिप्लोमेसी के ऊपर आता है और टेबल पे बात होती है तो दोनों मिलकर इस टेररिज्म के खिलाफ जो है वो काम करें और दोनों मिलकर इस टेररिज्म को खत्म करें, और उसी में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और डेफिनेटली भारत के लिए तो अच्छा होगा ही। बहुत शुक्रिया। ये जो डिनर डिप्लोमेसी है ना, इसमें सिर्फ तकलीफ मेरे को ये आती है कि अगर सपोज कर लेते हैं शहबाज शरीफ और मोदी जी वहां मिलते हैं, तो मोदी जी वेजिटेरियन है, शहबाज शरीफ साहब नॉन वेजिटेरियन है। तो ये अपने आप में बड़ा एक तकलीफ वाली बात है कि उस प्लेट पर भी एग्री कर पाना कि क्या अच्छा है दोनों में, ये उनको ओवरकम करना पड़ेगा अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हुए, ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट को देखते हुए। आज की तारीख में जो मूड चल रहा है, मुझे नहीं लगता, चाहे वहां पर हो सकता है अच्छी बात हो भी जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज एक इमीडिएट रिकंसिलिएशन मूड में दिख रहे हैं। दोनों के दोनों कंट्रीज इस समय एक गलत मूड में चल रहे हैं, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा इस बात पर गलत मूड में चलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन बहरहाल उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।